स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरण गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 साइंस का 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपका 40 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को आप लोगों को लाइक करके 1000 लाइक तक पहुंचाना है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो हमारा ये इतना मेहनत करना बेकार है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और 1000 लाइक जल्द से जल्द पहुंचाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और हम लोग आज बहुत ही बड़ा वीडियो देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो देखने वाले हैं, तो इसे लाइक जरूर करना स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 Fe2O3 + 2AL, ठीक है। फिर यहाँ आपको गिव्स आउट यानी कि Al2O3 + 2Fe। अब इसमें बताना है कौन सी अभिक्रिया हुई है स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें बताना है कौन सी अभिक्रिया हुई है। तो ये तो हमारे सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ा दिया है, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ये कौन सी अभिक्रिया होगी, इसका एग्जाम्पल भी बताया था। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 11 लेसन तक का लेसन नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक वीडियो में एक लेसन पढ़ाया गया है और 11 लेसन समाप्त कर दिया गया है। तो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ बताओ, देखो स्टूडेंट, जो ये Fe है ना, देखो जो ये Fe है Fe, ठीक है। देखो समझना, Fe को जो Al है इसका स्थान हटा देता है और ये Al2O3 को अपनी तरफ ले लेता है, Al2O3 हो जाता है। ये Al2 जो है ना, 2Al जो है यहाँ Al2 हो जाता है, O3 इसके साथ आ जाता है और Fe2 को इधर बाहर निकाल देता है। यानी कि ये जो है ये इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इससे अलग कर देता है। तो अगर ऐसी अभिक्रिया हो तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये एक दूसरे को विस्थापित कर रही है, ये इसे विस्थापित कर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लेती हैं, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ ही गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा इजी है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन का पीएच मान 5 है या विलयन है। अगर कोई विलयन है स्टूडेंट, उसका 7 से नीचे हो, उसका जो पीएच मान है 7 से नीचे हो, तो आपको क्या कहना है, वो विलयन सीधा अम्लीय ठोक देना है, ठीक है। वो विलयन सीधा अम्लीय होगा। अगर आपका 7 के ऊपर है, अगर कह दे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तो वो आपका सीधा क्षारीय होगा। लेकिन अगर ये देखो 7 से नीचे है या ऊपर, 7 से नीचे है, तो ये सीधा आप लोग अम्लीय ठोक दो, ठीक है। अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट। देखो अगला है शुद्ध जल का पीएच मान। देखो अगर कोई भी शुद्ध जल है तो उसका कोई स्वाद तो होता नहीं। अगर अम्लीय होगा तो खट्टा होगा, क्षारीय होगा तो कड़वा होगा। पानी क्या होता है, शुद्ध होता है। तो अब देखो 7 के नीचे और 7 के ऊपर बात किया गया है, 7 को छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ है जल। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 0 नहीं होता, ना 1 होता, ना 14 होता है, कुछ नहीं, केवल 7 होता है। इसका जो पीएच मान होगा वो 7 होगा, किसका, शुद्ध जल का, ठीक है। यहाँ तो आपको सब कुछ समझ में आ ही रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। अगर कोई क्षार है और क्षार के साथ हम लोग हल्दी मिला दें तो उसका रंग क्या होगा, पीला, भूरा, लाल या नारंगी या अपरिवर्तित रहता है। स्टूडेंट अगर हम कोई क्षारक है और उसमें हल्दी मिला दें, हल्दी, तो उसका रंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका रंग जो होगा वो भूरा लाल हो जाएगा, भूरा लाल हो जाएगा। क्योंकि हल्दी कुछ मतलब पीले कलर की होती है, लेकिन जब उसमें हम जब क्षारक मिलाएंगे तो पीला थोड़ा नहीं रह जाएगा, पीला नहीं रहेगा, फिर उसमें कोई दूसरा कलर आएगा तो वो होगा भूरा लाल रंग का, ठीक है। यहाँ 4 क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। और अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। एंटीमनी है, बताओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटीमनी, जब आप लोग पढ़े होंगे धातु एवं अधातु चैप्टर। क्या है एंटीमनी? धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। स्टूडेंट एंटीमनी जो है ना कि धातु है, ना आधातु है, ना मिश्र धातु है, ये उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है। तो उपधातु का अगर कोई एग्जांपल पूछे तो सीधा एंटीमनी बता दो, ठीक है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है, एंटीमनी क्या है, उपधातु है। तो ऐसे आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तो आई होप कि आप लोग बता दोगे, ठीक है। तो एंटीमनी आप लोगों को समझ में आ गया। 6वां क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा?
स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी, जिसे मैंने पढ़ा दिया है, नहीं देखे हो तो आप लोग सर्च कर सकते हो सक्रियता श्रेणी बाय श्रावण लेक्चरर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको जो भी हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, जो भी हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर देंगे, लेकिन जो आपके तत्व हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ आपकी ऐसे है और यहाँ बीच में हाइड्रोजन है, ठीक है, ये H है, यहाँ पेन से समझाता हूं, ये बीच में H है, ठीक है, H है। अब ये देखो स्टूडेंट, अगर ये H है और ऊपर है, देखो ये बीच में है, अब नीचे वाले जो तत्व होंगे वो तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे और ऊपर वाले तत्व आसानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। अब सोचो नीचे वाले क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे वाले हाइड्रोजन से ज्यादा गरीब है तो ये थोड़ा नहीं विस्थापित कर पाएंगे, और ऊपर वाले अमीर हैं तो ये इनको विस्थापित आसानी से कर देते हैं। ठीक है, तो अब सोचो कि इसमें से कौन से तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। आप लोगों ने सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे तो तुरंत बता दोगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, जो यहाँ Cu होता है वो हाइड्रोजन से नीचे होता है तो ये तो विस्थापित कर नहीं पाएगा। Ag भी नीचे होता है, Mg आपका ऊपर होता है, Pt नीचे होता है तो ये आपका Mg ऊपर होता है और ये Mg जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अगर कोई धातु है, धातु में से अम्ल हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आगे, बहुत ही ज्यादा ईजी है स्टूडेंट। तो ये था 6वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है। अब यहाँ बात आती है जर्मन सिल्वर। अब इसमें से आपको बताना है जो जर्मन सिल्वर है इसमें से कौन सी धातु नहीं होती है। देखो स्टूडेंट, जो जर्मन सिल्वर है वो Cu नहीं है, Zn नहीं है, कि Ag नहीं है, कि Ni नहीं है। इसमें से जो जर्मन सिल्वर है कौन सी धातु नहीं होती है, बताओ। नहीं जानते? देखो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो Ag होगा। ठीक है, ये जर्मन सिल्वर की धातु नहीं है। ठीक है, ये कौन सी धातु नहीं है तो ये Ag। ठीक है, पीतल है, पीतल बताओ क्या है स्टूडेंट, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है, पीतल। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। स्टूडेंट, जो पीतल है, पीतल जो है वो आपका क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। ये आपका जो है पीतल वो है स्टूडेंट मिश्र धातु। तो अगर आपसे कोई पीतल का एग्जाम्पल पूछे तो वो बताना है मिश्र धातु। ठीक है, अगर आपको मिश्र धातु लिखना आ जाए तो मिश्र धातु का परिभाषा लिखो, फिर एग्जाम्पल पीतल लिख दो। ठीक है, अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? उपधातु या मिश्र धातु या विषमांगी मिश्रण या फिर यौगिक। अमलगम, अमलगम क्या होते हैं स्टूडेंट? यहाँ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट अमलगम जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप बताओ। उपधातु है, यौगिक है, या मिश्र धातु या विषमांगी मिश्रण। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो अमलगम है वो ना उपधातु है, ना मिश्र धातु है, ठीक है, ना आपका यौगिक है। ये जो है एक मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण, जिसे समान अनुपात में मिलाया जाता है तब अमलगम बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, अमलगम, अमलगम को भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब बताओ अगला क्वेश्चन है, एल्कोनो, जो एल्केन होते हैं उसका सामान्य सूत्र होता है। ये आपका कार्बन तथा उनके यौगिक रिलेशन से आ गया। ठीक है, बताओ एल्केन जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन मैंने पढ़ाया है IUPAC नेम में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताता हूँ बेसिक। देखो एल्केन, 3 चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए, तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब आपको इसमें से एक का सूत्र पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर तीनों का सूत्र आप लोग तुरंत बताओगे। ठीक है, देखो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? देखो CnH2n+2 या CnH2n-2 या CN2n या फिर ये C2H4। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है स्टूडेंट वो है CnH2n+2। अब देखो स्टूडेंट, ये CnH2n+2 है। अगर ये CnH2n+2 है तो यहाँ अब आपको क्या करना है? इस +2 को हटाकर CnH2n कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपका 2 गायब हो गया। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ 2 जुड़ा लेकिन यहाँ गायब हो गया। अब इसमें से 2 और गायब होगा। कैसे? CnH2n-2 कर देना है। देखो यहाँ तो आपका पहले प्लस था। देखो स्टूडेंट, यहाँ तो पहले आपका ये 2 प्लस था, लेकिन यहाँ फिर 0 हो गया, फिर ये माइनस में चला गया, मतलब ये घटते हुए क्रम में आया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसका जो एल्केन का होता है वो CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n। ठीक है, इसका होता है एल्काइन का CnH2n-2। यहाँ बहुत ईजी है ना, तो ये आपको याद रखना है एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का एल्कीन, एल्काइन चाहे जो पूछ ले बता दोगे,
आई होप कि आप लोगों को पता हो गया। तो यहाँ आपको पता चला एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्कीन अल्काइन का। अब हम लोग आगे देखेंगे बहुविकल्पीय। अगला है C2H6 का आईयूपीएसी नेम है। C2H6 का आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताओ। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 4 में, याद करो। C2H6 का आईयूपीएसी नेम बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे भी नहीं भी जानते होंगे। ये आपका क्या है, ये स्टूडेंट आपका है क्या, ये आपका है एथेन। कैसे, इसमें 2 कार्बन की संख्या है तो मेथ और एथ, यहाँ अगर 2 कार्बन की संख्या होगी तो उसे एथ कहा जाता है। और ये क्या है, एल्केन समूह का है, क्योंकि आप लोग यहाँ सूत्र फॉलो करोगे तो यहाँ Cn यानी कि Cn यानी कि C के स्थान पर 2 है, H2n और H और 2 से गुणा कर दो और n की संख्या यहाँ 2 है, 2 + 2 = 6। तो यहाँ आपका ये होगा एथेन। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। आपके पास ये दिए गए हैं, इसमें से क्षारीय धातु है, बताओ क्षारीय धातु कौन सा है। निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है Na या Al या We या Zn, बताओ क्षारीय धातु। इसमें से जो आपका क्षारीय धातु है वो Na है स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब हम लोग ऐसे आगे देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरण गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं आप लोगों को कम से कम 5-6 वीडियो क्लास 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर देने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। देखो यहाँ जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को लिखना कैसे है, जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस प्रश्न को आपको अपने कॉपी में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ देखो लिखा है, तो यहाँ आपको प्रश्न नंबर 1 डालना है। ठीक है, और यहाँ देखो जैसे समतल, यहाँ आपको लिखना है समतल दर्पण। यहाँ मैंने इस प्रश्न को लिया है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ आपको ऐसे अपने कॉपी में लिखना है, लाइन वाली कॉपी में जैसे मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब इसको मैंने टिक लगा लिया है, क्योंकि इसका मैंने आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे लाना है। ठीक है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो 0 या 25 सेंटीमीटर या अनंत या -25 सेंटीमीटर। तो आपका अनंत बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ डालना क्या है, यहाँ आपको डालना है, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि उत्तर, और यहाँ डालना है C नंबर। ठीक है, और लिखना है अनंत। अनंत के बाद यहाँ आप लोग मारिए टिक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्योंकि आपको ऐसे ही लिखना है। आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे आपके पेपर ऐसे होंगे। तो आपको ऐसे लिखना है, चारों आपको नहीं लिखना है। चारों जो ये विकल्प होते हैं, केवल एक को लिखकर ऐसे टिक मार दो, आपका पूरे में पूरे मार्क 1 में 1 मिलेगा। तो स्टूडेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो वो मैं आप लोगों को बता दिया कैसे लिखना है। बस देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखो आपको पता है, सूत्र तो पता ही होगा क्या है। देखो इसकी वक्रता त्रिज्या है, तो आपको पता है F = R/2 होता है। ठीक है, ये तो पता है। अब देखो ये वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या की जगह 20 रखो और /2, तो यहाँ आएगा F = 10। लेकिन ये याद रखना कि जो आपका अवतल दर्पण है, इसकी जो फोकस दूरी होती है स्टूडेंट, वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ये आएगा -10। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए आएगा -10। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा -10। ये याद रखना, क्योंकि अगर आप लोग +10 पे मारोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये आएगा -10। अगला, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखो स्टूडेंट, जो समतल दर्पण होते हैं, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा क्या होगा,
एक ही होगा। आपके ऑप्शन है एक, एक से अधिक, एक से कम या इनफाइनाइट। तो अगर आपको सही आंसर बताना है तो वो एक ही होगा, क्योंकि समतल दर्पण की जो क्या बना प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है, जो आवर्धन होता है वो एक ही होता है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था, वो कौन सा सही है बताओ। एफ तथा आर में संबंध, जो एफ तथा आर में संबंध है वो कौन सा सही है। आर बराबर एफ बाई टू, आर बराबर एफ बाई टू होता है स्टूडेंट? नहीं, क्योंकि एफ बराबर आर बाई टू होता है, और अगर हम आर का मान ज्ञात करेंगे तो आर बराबर 2f हो जाएगा, ना कि आर बाई टू। ठीक है, ना कि एफ बाई टू, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका गलत है, गलत है ना। और आर एफ के बराबर है, ये भी गलत है। और ये आपका बिल्कुल गलत है, 4f के बराबर नहीं होता, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आर बराबर 2f, अभी मैंने दिखाया ना, आर बराबर 2f। ठीक है, तो ये आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल का प्रयोग किया जाता है? नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग तो किया ही जाता है। प्लास्टिक देखो, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। मिट्टी का प्रयोग हम लोग जो लेंस है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, इन सबको बनाने में नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत है। तो ये आपको याद हो गया 5। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखो, 1 मीटर फोकस दूरी है, क्या है 1 मीटर फोकस दूरी, ठीक है, के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखो स्टूडेंट, अगर 1 मीटर फोकस दूरी है तो उसकी उत्तल लेंस की क्षमता होगी क्या? आपके पास ऑप्शन है, बताओ, गेस करो। देखो, -1 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, +1 डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर। तो आपका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, +1 डायोप्टर, क्योंकि ये प्लस में होगा, क्योंकि ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, एक और प्रश्न नंबर 7 देखो, अभी और सारे प्रश्न है। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर है और इसकी फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आपको ऑप्शन मिला है सब सेंटीमीटर में, ना कि मीटर में। ठीक है, तो इसकी जो देखो क्षमता, ठीक है, क्षमता क्या होगी? तो देखो स्टूडेंट, इसकी जो क्षमता, सॉरी 5D है, तो फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो F बराबर फोकस दूरी बताना है, तो F बराबर देखो 1/, क्या है 5 है, तो 5 डायोप्टर। लेकिन ये 1 अगर आप रखोगे तो इसका आंसर मीटर में आएगा, लेकिन अगर आप इसे 100 कर दो तो इसका जो उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। 100 करोगे तो सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर में होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में कर दिए। ठीक है, तो यहाँ F बराबर जो आएगा 20 सेंटीमीटर आएगा। F बराबर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, सॉरी ऊपर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर की फोकस दूरी कितनी होगी? 20, क्या होगा 20 सेंटीमीटर। 7 का कौन सा आंसर सही है? 20। तो ये आपका आएगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न नंबर 8, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी, देखो यहां मैं आप लोगों को इसी पेज में समझा रहा हूं। एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो फोकस दूरी है स्टूडेंट वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपने पढ़ा था F बराबर r/2 और आपको क्या ज्ञात करना है? r, तो r बराबर 2f। ठीक है, तो यहाँ r बराबर 2f, यानी कि 2 की जगह आप 2 और यहाँ 10 रखो, बराबर 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट बिल्कुल सही रहेगा, इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो 20 सेंटीमीटर आपका सही रहेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। निर्वात में अगर देखा जाए प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल होगी। एक सूत्र होता है स्टूडेंट कि प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपान अपवर्तनांक, ठीक है, जो अपवर्तनांक है,
ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है स्टूडेंट, यहाँ समझ लो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ठीक है, अपान जो अपवर्तनांक है, तो यहाँ इसको काटोगे तो 2 आएगा, क्योंकि 1.5 है तो 1.5 2 जा 3, तो यहाँ आएगा 2 × 10⁸, या आप लोग इसे लिख सकते हो 2.0 × 10⁸, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। उसका जो सही आंसर होगा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, यहाँ सॉरी, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, समतल दर्पण का या उत्तल लेंस का या उत्तल दर्पण के या अवतल दर्पण का। तो आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा है बताओ, वो है उत्तल दर्पण। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं प्रश्न नंबर फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये सब बायोलॉजी के प्रश्न है, बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो सब बायोलॉजी के प्रश्न है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आप लोग अगर प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है ना उसे देखे होंगे तो यहां बता सकते हो। देखो, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण में से ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है, ऑक्सीजन गैस वाटर में से निकलती है, जल में से निकलती है, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जल आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, पाचन तंत्र पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन को आप लोग तुरंत ही बता सकते हो। उस पाचन तंत्र की क्रिया में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताया था। देखो क्या है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल जो है ना, आहार नाल जहां से भोजन एक नली के द्वारा जाता है तो उसमें सी के आकार की संरचना होती है, ठीक है। अगर आप लोग जैव प्रक्रम का पूरा अध्याय एक ही वीडियो में नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और आप लोग हर 1 से लेकर 11 लेसन तक चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 से लेकर 11 लेसन तक। देखो, रासायनिक अपक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उनके यौगिक और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ऐसे ही आपको 11 लेसन तक तैयार कराया गया है। तो आप लोग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबको तैयार कर सकते हो। आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है अमाशय, ग्रसनी, ग्रहणी और कृमिरूप परिशेषिका। तो आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो कौन सा है, तो वो है स्टूडेंट ग्रहणी। ग्रहणी जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, एक मनुष्य में जो दुग्ध दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20 या 24 या 28 या 32, कितनी होती है जो दूध दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, 24, 28 या 32। तो आप लोग जानते होंगे इनकी जो संख्या होती है 20 होती है, ठीक है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अगला, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है। दांत 2 हो गए ना, दांत ये 2 ही आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन यार। आप लोग इसे रट लो, याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या होती है, बताओ 2, 4, 6, 8 क्या होता है, कितना होता है। तो इसकी जो सही आंसर वो होता है 6, ठीक है, 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन, रुधिर के कितने समूह होते हैं, रुधिर के कितने समूह होते हैं, पढ़ा है ABO, तो कितने समूह हुए, 4 समूह। तो 4 समूह हैं, तो ना ये सब गलत हैं, 6, 8, 2 सही क्या है 4। इनके कितने रुधिर के वर्ग होते हैं, 4 होते हैं समूह, ठीक है। अगला, मानव के हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है, एक मानव के हृदय में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, कुल मिलाकर 4 होते हैं, ना कि 1, ना कि 0, ना कि 8, 4 आपका होता है मानव के हृदय में कक्षा की संख्या। तो यहां से 6 कंप्लीट हुए। अब हम लोग आगे देखेंगे 7वां। आगे देखो स्टूडेंट, फेफड़े से शुद्ध रक्त बहता है, बाएं अलिंद में AV है, बाएं निलय में C है, दाएं निलय में D है, दाहिने अलिंद में। बताओ, शुद्ध रक्त कहां से बहता है। तो अगर मैं सही आंसर बताऊं स्टूडेंट वो क्या है, बाएं अलिंद में। कहां, बाएं अलिंद में, याद रखना बाएं अलिंद में। और पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जा से जाइलम, जा से जल, तो जल का वाहन कौन करता है, जल का वाहन कौन करता है, जाइलम। भोजन का वाहन फ्लोएम, ऑक्सीजन और सभी का, तो इसमें से आपका ये सब गलत है और जल का वाहन करता है जाइलम। अगर फ्लोएम होता तो भोजन का वाहन, ठीक है। मनुष्य में
वृक्क एक तंत्र भाग है, मनुष्य की जो वृक्क है एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, वृक्क है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से। क्या वृक्क जो है ना वो पोषण से संबंधित है या उत्सर्जन से या श्वसन से या परिवहन से? तो अगर मैं बताऊं पोषण से बिल्कुल भी नहीं संबंधित है, श्वसन से भी नहीं, परिवहन से भी नहीं, तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। अगर आप लोग उत्सर्जन तंत्र देखे होंगे तो उत्सर्जन तंत्र में वृक्क का जो बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा भाग है, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन, पित्त रस का स्रावण होता है, जो पित्त रस होता है उसका स्रावण होता है कहां से? पित्ताशय से। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पित्ताशय से होता है। तो पहला है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अगर जो दो तंत्रिका कोशिका होती है उनके मध्य जो खाली स्थान होता है उसे कहते हैं दुर्मिका, एक्सॉन, सिनेप्स या आवेग। तो इसका जो सही आंसर स्टूडेंट वो है सिनेप्स। जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स है। 4 हार्मोन्स दिए हुए हैं, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन और जिब्रेलिन्स। तो ये जो 4 हार्मोन्स हैं इनमें से पतझड़ से संबंधित कौन सा हार्मोन्स है? देखो तो इसमें से जो पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स है वो है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। अगला है मादा लिंग हार्मोन्स हैं। इसमें से जो मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, यहां देखो मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, देखो एंड्रोजन या एस्ट्रोजन या इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है? तो इसमें से जो आपका सही आंसर स्टूडेंट वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला आंसर मास्टर ग्रंथि है। इसमें से मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखो थायराइड, ठीक है, पीनियल काय या पीयूष या एंड्रिनल, ठीक है। तो इनमें से जो मास्टर ग्रंथि है उसे क्या कहा जाता है? तो यहां आपको बताना है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें से जो मास्टर ग्रंथि है उसी को हम लोग दूसरे नाम पीयूष ग्रंथि से भी जानते हैं, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इतना याद रखना स्टूडेंट। अगला इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। जो इंसुलिन नामक हार्मोन है वो क्या स्रावित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1, जो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो स्रावित किससे होता है? अमाशय से, वृक्क से, यकृत से, अग्नाशय से। किससे ये इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है ये आप लोगों को बताना है। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है वो होता है अग्नाशय से, अग्नाशय से, ठीक है। उनके जो पाचन तंत्र पढ़े होंगे तो उसमें अग्नाशय, अमाशय, गृहिणी, पित्ताशय, ये सब उसमें मैंने दर्शाया है, सब कुछ जान गए होंगे कि कहाँ ये होता है, अग्नाशय कहाँ होता है, ये आप लोग बता दोगे तुरंत ही अगर उसे देखे होंगे तो। 6वां क्वेश्चन, पुष्प में कितने भाग होते हैं? अगर एक पुष्प लिया जाए साधारण तो उसमें कितने भाग होते हैं? आई होप कि आप लोग जानते होंगे पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प में स्टूडेंट 4 भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? वाहिदल, दल और नर जननांग और मादा जननांग, ये सब पुष्प के भाग हैं चारों। परागकोश में होते हैं। अगर एक परागकोश है तो उसमें क्या होता है? नंबर 1 वाहिदल, नंबर 2 अंडाशय, नंबर 3 परागकण, नंबर 4 अंडक। तो जो परागकोश है, परागकोश वो नरजनन अंग है और उसके अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। यही परागकण जब वर्तिकाग्र के ऊपर गिरता है तो वो क्या करता है? नीचे अंडाशय तक ले जाता है और फिर भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये आपका परागकण जो होता है परागकोश के अंदर होता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। देखो मुकुलन में पाया जाता है, मुकुलन में पाया जाता है। हाइड्रा में जो मुकुलन है वो पाया जाता है, इसे आप हटा दो। मुकुलन पाया जाता है, बताओ। पहला हाइड्रा में, दूसरा प्लेनेरिया में या अमीबा में या सभी में। मतलब अगर मुकुलन हो रहा है तो किस में होता है? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था मुकुलन की पूरी प्रक्रिया बुक से और अच्छे से नोट से, ठीक है। तो मुकुलन जो होता है स्टूडेंट वो किससे होता है? हाइड्रा में होता है। ये 4 ऑप्शन है, हाइड्रा में होता है मुकुलन, ठीक है, इतना याद रखना। अगला
निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? फल। तो इसको आई होप कि आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, पुंकेसर, वर्तिका, बीजांड या अंडाशय। तो जो फल में बदलता है स्टूडेंट वो होता है अंडाशय। निषेचन के बाद फल में क्या बदल जाता है? अंडाशय, ठीक है। अगला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखो यहाँ ऊपर तो था, मैंने हाइड्रा में बताया था, लेकिन इसमें हाइड्रा का ऑप्शन ही नहीं है, तो अब किस में होगा? यहाँ सॉरी स्टूडेंट, ईस्ट 2 बार लिखा हुआ है, तो इससे आप हटा दो ईस्ट को, और यहाँ आप लोग कर दो लेस्मानिया में, ठीक है। नंबर 1 अमीबा, नंबर 2 लेस्मेनिया, नंबर 3 ईस्ट में, नंबर 4 प्लाज्मोडियम में। तो इसका जो सही आंसर स्टूडेंट वो ईस्ट में है, ईस्ट में। हम लोग कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी की हल किए और फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो आपका क्या है, हाँ, अनुवांशिकता एवं जैव विकास का, ठीक है। तो अनुवांशिकता एवं जैव विकास का देख लो। देखो, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट समय समय पर, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखो, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? अनुवांशिकता एवं जैव विकास लेसन देखो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लो, सब कुछ बता दोगे ऐसे ही, ठीक है। मेंडल ने अपने इसमें पपीता का प्रयोग किया था? नहीं। आलू का? नहीं। अंगूर का? नहीं। तो मटर का प्रयोग किया था। बचा क्या? मटर। तो मटर का प्रयोग किया था मेंडल ने, जिसका नाम होता है वैज्ञानिक पायसम सटाइवम, ठीक है। यहाँ बताओ, गुणसूत्र किस पदार्थ से बना होता है? जो गुणसूत्र होता है वो किस पदार्थ से बना होता है स्टूडेंट? गुणसूत्र जो होता है वो किस पदार्थ से बना होता है? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से। क्या गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। जीवन की उत्पत्ति हुई, बताओ जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहां से हुई थी? जीवन की उत्पत्ति सागर में, धरती में, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में। वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट, ठीक है। बहुत कम लाइक आया है, तो यहाँ आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है सागर में। जो जीवन की उत्पत्ति है स्टूडेंट वो सागर में हुई है। कहाँ? सागर में। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपसे मैं पूछता हूं एक क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। यहाँ मैंने आप लोगों को इस लेसन को पढ़ा दिया है, तो आप लोग सही बताना, ठीक है। बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। यहाँ ही मैं पूछ लेता हूँ। बताओ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक, बताओ कि 3:1, 3:1 जो होता है, ठीक है, 3:1 प्राप्त होता है किसमें? एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण में। 3:1 एक संकर संकरण क्लास में या द्विसंकर संकरण क्लास में किसमें प्राप्त होता है? बताओ 3:1। आप लोग एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण देखे होंगे तो बता सकते हो 3:1, ठीक है। बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। बताओ, एक पुरुष होता है जो पुरुष, ठीक है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, यानी कि नर में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? एक्स होता है? नहीं, एक्स ये तो होंगे नहीं क्योंकि अलग अलग होते नहीं है, तो इसमें आपका XY बिल्कुल सही है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY होता है, ठीक है। समझ में आया? अब आप लोग एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अब यहाँ पुरुष यानी कि नर में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि मादा का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? मादा का लिंग गुणसूत्र, भाई इसको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आप लोग ना कर पाओ तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसको मैंने पढ़ा दिया तो बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं लगातार, ठीक है। अब इतने बड़े वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए समय समय पर। देखो, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है? मतलब शुद्ध गोल बीज। बताओ, 7 लक्षण मेंडल के बताए हैं, बताओ शुद्ध गोल बीज कौन सा प्रदर्शित करता है? 7 लक्षण याद करो,
सात लक्षण बताओ ये क्या प्रदर्शित करेगा? ये शुद्ध बौना है स्टूडेंट। ये आपका क्या है? ये आपका देखो ये आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा, लेकिन ये आपका गलत है। यहाँ आपका ये लंबा है और ये क्या है? ये शुद्ध गोल है स्टूडेंट। आर आर शुद्ध गोल बीज है, ठीक है। यहाँ आपके 5 तैयार हुए क्वेश्चन। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ आपसे मैं 5 में एक और पूछता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर सबका बताओ, ठीक है। बताओ, एक क्वेश्चन है वो कि आपका, हाँ क्वेश्चन कौन सा है वो है, बताओ पुष्प में कितने भाग होते हैं? बताओ, एक पुष्प है उसमें कितने भाग होते हैं? एक पुष्प है उसमें कितने भाग होते हैं? पुष्प को मैंने पढ़ाया है, बताओ कमेंट बॉक्स से खाली, उसमें आप लोग बताते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, आपके पास ये है और इसमें से बताओ अप्रभावी लक्षण है। ये आपका मटर का पौधा है, इसमें आपका अप्रभावी लक्षण कौन सा है? बताओ, लंबे तने, गोल बीज, या झुर्रीदार, या फैली हुई? ये सब प्रभावी हैं ये सब, और अप्रभावी लक्षण आपका झुर्रीदार है, ठीक है, गोल झुर्रीदार गोल का। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं। लक्षण जो हैं जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आई होप कि आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वो कहलाते हैं स्टूडेंट लिंग सहलग्न, ठीक है। क्या कहलाते हैं? लिंग सहलग्न। अगला क्वेश्चन, ये बताओ कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? बताओ, विकास की दृष्टि से चिंपैंजी से, ठीक है, चिंपैंजी। वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियोज हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर ऐसे ही सभी वीडियोज चाहिए तो वीडियो को हमें 1000 लाइक तक चाहिए। आप लोग अगर हमारे प्रिय छात्र हो तो 1000 लाइक पहुंचाइए स्टूडेंट वीडियो को। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ऐसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो चुका है, ठीक है, तैयार हो गया समझ लो, अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हो तो। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो हमेशा देता रहूंगा। स्टूडेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, मैं आप लोगों को ऐसे ही हमेशा वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।